संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। बाइस्कोप की बातें आज होंगी एक ऐसी फिल्म को लेकर जिसके नाम से भाई और बहन के पावन प्रेम की सुगंध आती है। ये दूसरी बात है कि इस फिल्म की कहानी का केंद्र भाई बहन का रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ, रक्षाबंधन का एक मार्मिक प्रसंग इसका एक अंग अवश्य है। वैसे भी एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यास को इस फिल्म की कहानी का आधार बनाया गया है और राखी के रेशमी धागों में यूरोपीय संस्कार कहाँ होते हैं। खैर, आइए इस फिल्म की बातें सुनें जिन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर और कलाकारों की यादों और पुरानी पत्रिकाओं की कतरनों से बटोर कर लाई हैं लीलम जोशी, और राजलक्ष्मी की मदद से ये बाइस्कोप की बातें सुना रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। सिनेमा एक ऐसी कला है दोस्तों, जो व्यापार के सहारे पनपती है। यानी ये कला बॉक्स ऑफिस की मोहताज होती है। इसकी सफलता की बुनियाद है मनोरंजन। यदि फिल्म मनोरंजन से भरपूर नहीं हुई तो वो टिकट की खिड़की पर पिट जाती है और साथ में पिट जाता है बेचारा फिल्म का निर्माता। कमर्शियल सिनेमा का यही नियम निर्माता को फॉर्मूला और मसालों की तरफ धकेलता रहता है, और इसका नतीजा यह है कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक रुपया बटोरू फिल्में बनाने का बाजार गर्म है। निर्माता भले ही महान साहित्य से कोई कहानी उधार ले या किसी अच्छे लेखक से फिल्म लिखने का आग्रह करे, फिल्म बनाने का उसका व्रत बॉक्स ऑफिस के लालच में बार बार टूट जाता है। तो आइए आज बाइस्कोप की बातें करें एक ऐसी ही फिल्म को लेकर जो थी तो एक विश्वविख्यात कथाकृति पर आधारित, लेकिन बन पाई एक साधारण स्तर की कॉमर्शियल फिल्म। विक्टर ह्यूगो के प्रसिद्ध उपन्यास ला मिजरेबल पर आधारित इस फिल्म का नाम था रेशम की डोरी। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। रेशम की डोरी जेल से भागे हुए एक ऐसे कैदी की कहानी है जिसे रस्सियों में जकड़ कर रखा जाता था। यह कैदी जेल से फरार होने के बाद भी जज्बात की डोरियों में बंधा रहता है। ये जज्बात हैं छोटी बहन के प्यार के। इन्हीं जज्बात की डोरियों को फिल्मकार ने कहा रेशम की डोरी। रेशम की डोरी के निर्माता हैं टीसी दीवान। करीब 40 बरसों तक निर्माता बने रहे टीसी दीवान अब तक केवल 10 फिल्मों का ही निर्माण कर पाए हैं। शायद जल्दी का काम शैतान का, इस उक्ति पर उन्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा है।
खैर, टीसी दीवान की पहली फिल्म थी ट्रंक कॉल, जो सन 1960 में रिलीज हुई थी। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने आधी रात के बाद और मंजिल नाम की फिल्में बनाई। मंजिल फिल्म में देव आनंद और नूतन की मुख्य भूमिकाएं थीं और इसमें एस.डी. बर्मन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। चुपके से मिले प्यासे प्यासे, कुछ हम कुछ तुम, कुछ हम कुछ तुम। आमतौर पर किसी उपन्यास या कहानी को आधार मानकर फिल्म बनाई जाती है, लेकिन ब्रजेंद्र गौड़ ने अपनी लिखी हुई इस फिल्म मंजिल को आधार बनाकर उपन्यास लिखा था। यह दूसरी बात है कि न फिल्म को दर्शक मिले और न ही उपन्यास को पाठक। फिल्म मंजिल के बाद टीसी दीवान ने ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में प्यार का सपना बनाई। प्यार का सपना के निर्माण के दौरान ऋषिकेश मुखर्जी से उनका खासा लगाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि ऋषिकेश मुखर्जी ही उनकी अगली फिल्म भी डायरेक्ट करें, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी उस दौर में बहुत व्यस्त हो गए थे। एक दिन उन्होंने टीसी दीवान से कहा कि वे उनकी प्रतीक्षा में समय जाया करने की बजाय किसी दूसरे निर्देशक को ले लें और फिल्म शुरू कर दें। इस पर टीसी दीवान ने उनसे फिल्म के लिए सब्जेक्ट सुझाने को कहा। ऋषिकेश मुखर्जी ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास ला मिजरेबल का नाम सुझाया। टीसी दीवान ने तुरंत यह उपन्यास मंगवाया और लेखक वीरेंद्र सिन्हा को उसके आधार पर पटकथा लिखने का काम सौंपा। आगे चलकर वीरेंद्र सिन्हा इस फिल्म से अलग हो गए। उनकी जगह पटकथा लेखन की कमान रंजन बोस ने संभाली। फिल्म के संवाद लिखे ब्रजेंद्र गौड़ ने। इस तरह ला मिजरेबल को आत्माराम के निर्देशन में रेशम की डोरी बनाने का काम आरंभ हो गया। क्यों भाई, क्या तकलीफ है आप लोगों को? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने आए। अच्छा, अगर तुमने दिनेश जी और फैक्ट्री के मामलात में दखल देने की कोशिश की तो क्या करेंगे आप? तो थोड़ा सा तमीज सिखा जाएंगे आप। और हमारा बदतमीजों को तमीज सिखाने का तरीका है। आप लोग तो बहुत गर्म नजर आ रहे हैं। जरा प्यार से बात नहीं हो सकती? फिल्म रेशम की डोरी के निर्देशक आत्माराम अपने बड़े भाई स्वर्गीय गुरुदत्त की परंपरा में विश्वास करने वाले कलाकार थे। सन 1969 में उन्होंने चार्ल्स डिकन्स के उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट पर आधारित एक कामयाब फिल्म बनाई थी, चंदा और बिजली। शायद यही कारण रहा हो कि एक और जगत प्रसिद्ध उपन्यास पर फिल्म बनाने का विचार आते ही टीसी दीवान को निर्देशन के लिए आत्माराम की याद आई। वैसे रेशम की डोरी विक्टर ह्यूगो के उपन्यास ला मिजरेबल पर बनी पहली फिल्म नहीं है। सन 1955 में निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी ने भी इसी उपन्यास को लेकर एक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था कुंदन। शिकायत क्या करूं, दोनों तरफ हमका फसाना है। मेरे आगे मोहब्बत है, तेरे आगे जमाना है। शिकायत क्या करूं, दोनों तरफ हमका। 1955 में बनी कुंदन और 1974 में बनी रेशम की डोरी में काफी फर्क था। सबसे बड़ा फर्क तो यह था कि दोनों में 19 बरस की दूरी थी। दूसरे, फिल्म कुंदन ला मिजरेबल की मूल कहानी के काफी नजदीक थी, जबकि फिल्म रेशम की डोरी व्यावसायिकता के तकाजों के कारण मूल कहानी से काफी दूर चली गई थी। सोहराब मोदी की फिल्म कुंदन में थिएटरी नाटकीयता का भी प्रभाव था, लेकिन रेशम की डोरी में एक्शन, इमोशन और संगीत के दिल फरेब फॉर्मूलों की भरमार थी। कुंदन के संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद और रेशम की डोरी को संगीत से सजाने वाले थे शंकर जयकिशन।
सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद कंचन है। गेसू बनाए तो फूल क्यों सजाए, तेरा बदन खुद गुलशन है। सोने के गहने क्यों तूने पहने। निर्माता टीसी दीवान चाहते थे कि रेशम डोरी को पर्दे पर गूंथा जाए नए कलाकारों के साथ। उन दिनों फिल्मी हलकों में राजेश खन्ना का नाम बहुत चर्चा में था। राजेश खन्ना यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट पर थे और कई बड़े निर्माताओं के साथ काम कर रहे थे। शक्ति सामंत टीसी दीवान के मित्र थे और उन दिनों वे राजेश खन्ना को लेकर आराधना बना रहे थे। शक्ति सामंत की सिफारिश पर टीसी दीवान ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बतौर हीरो साइन कर लिया। लेकिन ये तब की बात है जब रेशम की डोरी की कहानी पर काम चल रहा था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने में अभी देर थी। बाद में जब आराधना रिलीज हो गई तो राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए। आराधना के बाद राजेश खन्ना की कई फिल्में एक कतार से आईं और सुपरहिट होती चली गईं। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े व्यस्त सितारे हो गए राजेश खन्ना। टीसी दीवान ने जब उन्हें साइन किया था तब केवल कहानी का आइडिया सुनकर ही राजेश खन्ना ने साइन कर दिया था। लेकिन स्टार बनने के बाद हालात बदल गए। वे अब चूजी बन गए थे और पहले पूरी कहानी सुनना चाहते थे। व्यस्त इतने थे कि कहानी सुनने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। साल भर तक टालमटोल के बाद उन्होंने कहानी सुनाने का समय दिया तो वो भी बंबई में नहीं, श्रीनगर में, जहां वे शूटिंग कर रहे थे। निर्माता टीसी दीवान अपने लेखक और निर्देशक के साथ कश्मीर गए और श्रीनगर के एक होटल में 10 दिन तक प्रतीक्षा करवाने के बाद राजेश खन्ना ने आखिरकार रात के 12 बजे कहानी सुनने का समय निकाला। कहानी राजेश खन्ना को पसंद आई और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से फिल्म के लिए डेट्स देने को कह दिया। लेकिन राजेश खन्ना का डेट्स देने का वादा भी फिल्मी निकला। महीनों चक्कर कटवाने के बाद भी उनके सेक्रेटरी ने कोई डेट्स टीसी दीवान को नहीं दी। टीसी दीवान राजेश खन्ना के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। कुछ मित्रों और शुभचिंतकों के जरिए उन्हें यह संकेत भी मिला कि राजेश खन्ना को उनकी फिल्म करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर है कि वे किसी दूसरे हीरो को लेकर फिल्म बना लें। अभिनेता धर्मेंद्र से टीसी दीवान की अच्छी दोस्ती थी। वे धर्मेंद्र से मिले और राजेश खन्ना के साथ हुए वाकये के बारे में बताते हुए पूछा कि क्या धर्मेंद्र उनकी फिल्म में काम करना चाहेंगे। इस पर धर्मेंद्र ने कहा कि यदि टीसी दीवान राजेश खन्ना से विधिवत फिल्म छुड़वा लें और उनसे नो ऑब्जेक्शन लेटर ले लें तो उन्हें फिल्म करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। टीसी दीवान ने अनुबंध रद्द करवाने की औपचारिकता पूरी की और धर्मेंद्र को लेकर रेशम की डोरी बनाने की घोषणा कर डाली। इस तरह लगभग 1.5 बरस तक अनिश्चय के झूलों में झूलने के बाद आखिर फिल्म रेशम की डोरी का निर्माण आरंभ हो गया। तुम यहाँ? आज मैं नाना जी का घर छोड़कर आई हूँ। क्या कह रही हो तुम? पिताजी ने कहा था और आपने समझाया था कि मैं वहीं रहूं उनका सहारा बनकर और उनके उसूल बदलने की कोशिश करूं। लेकिन वो दिनेश के जाल में इस तरह फंस गए हैं कि ना उन पर सच्चाई का असर होता है, ना ईमानदारी का और ना ही प्यार ममता का। वो आपको और मजदूरों को दिए हुए वचन भूलकर सिर्फ एक धनवान की तरह हुक्म चलाना चाहते हैं, हुक्म जिस पर अमल किया जाए। कि नानू तुम्हारी मुखालफत का जवाब देने के लिए वो कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे पास रहूंगी। फिल्म रेशम की डोरी की नायिका थीं सायरा बानो। वैसे इसका श्रेय भी राजेश खन्ना को ही जाता है। श्रीनगर में कहानी सुनने की घटना के बाद जब हीरोइन को लेने का सवाल उठा तो राजेश खन्ना ने एक फरमाइश रखी। वो ये कि फिल्म में उनकी नायिका सबसे ज्यादा पारिश्रमिक लेने वाली अभिनेत्री को रखा जाए। उन दिनों नायिकाओं में सायरा बानो सबसे ज्यादा पैसा ले रही थीं, सो उन्हीं के नाम का फैसला हुआ। लेकिन मजे की बात यह रही
कि बाद में राजेश खन्ना तो फिल्म से हट गए, सायरा बरकरार रहीं। मिल मालिक की ग्लैमरस बेटी की उनकी भूमिका फिल्म का अहम आकर्षण साबित हुई। निर्माता टीसी दीवान फिल्मों में आने से पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। सन 1950-51 के दौरान जमींदारी उन्मूलन की हवा गर्म थी। जमींदार अपनी अतिरिक्त जमीनें धड़ाधड़ बेचते जा रहे थे। टीसी दीवान की भी कुछ ऐसे जमींदारों से दोस्ती थी जिनकी जेबें उन दिनों नोटों से भरी पड़ी रहती थीं और वे इस रकम को किसी धंधे में लगाना चाहते थे। टीसी दीवान फिल्मी पत्रकार थे, इसलिए उन्होंने फिल्म बनाने का सुझाव दिया जो कई लोगों को पसंद आया। तय पाया गया कि टीसी दीवान बंबई जाकर एक फिल्म कंपनी खोलें। मित्रों की टोली इस कंपनी में साझीदार हो, लेकिन फिल्म निर्माण का काम टीसी दीवान अकेले संभालेंगे क्योंकि फिल्म पत्रकार होने के नाते उन्हें फिल्मों की अच्छी नॉलेज है। इस तरह सन 1953 में अपने जमींदार दोस्तों की रुपयों में लिपटी शुभकामनाएं लेकर टीसी दीवान फिल्म कंपनी खोलने के लिए बंबई आ पहुंचे। यहां फिल्म कंपनी खड़ी करने के बाद सन 1954 में उन्होंने स्ट्रीट लाइट नाम की एक फिल्म अनाउंस की, जिसके निर्माता, लेखक, निर्देशक वगैरह सभी कुछ वे स्वयं थे। फिल्म स्ट्रीट लाइट बनी तो केवल 4 रील, लेकिन 4 फिल्मों की लागत के बराबर रुपया उसमें खर्च हो गया। रुपया खत्म हो गया तो फिल्म बंद हो गई। टीसी दीवान ने वापस पत्रकारिता करने का निश्चय किया और फिल्म प्रेस न्यूज ऑफ इंडिया नाम की एक न्यूज एजेंसी खोल डाली। ये एजेंसी देश भर में निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं को फिल्मी लेख, इंटरव्यूज और फिल्मी सितारों के फोटोग्राफ्स आदि मुहैया करवाती थी। इसी एजेंसी के कारण टीसी दीवान का बंबई में पुनर्वास संभव हो सका। हालांकि इसमें भी उन्हें बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े और बहुत पसीना बहाना पड़ा। चमका पसीना बनके नगीना, चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। बंबई में पत्रकारिता के दौरान एक दिन लोकल ट्रेन में टीसी दीवान को मिल गए अभिनेता धर्मेंद्र। धर्मेंद्र उन दिनों फिल्मों में उभर रहे थे। उनकी 2-1 फिल्में ही आई थीं। पत्रकार टीसी दीवान को लगा मौका अच्छा है, इंटरव्यू ले लिया जाए। जाकर वे धर्मेंद्र से मिले और अपना परिचय देते हुए इंटरव्यू की मांग की। इस पर धर्मेंद्र ने सकुचाते हुए बताया कि वे दीवान साहब को पहले से पहचानते हैं। हुआ यूं था कि कुछ बरस पहले जब दीवान साहब ने अपनी फिल्म में नए कलाकारों को चांस देने के लिए एक विज्ञापन निकाला था, तब धर्मेंद्र भी उम्मीदवार के रूप में उनसे मिले थे, लेकिन रिजेक्ट कर दिए गए थे। ये सुनकर टीसी दीवान थोड़ा झेंप गए और अपनी फिल्म स्ट्रीट लाइट का हश्र उन्होंने धर्मेंद्र को कह सुनाया। फिर बताया कि फिलहाल तो वे न्यूज एजेंसी चला रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन फिल्म जरूर बनाएंगे और उसमें धर्मेंद्र को हीरो लेंगे। इस तरह धर्मेंद्र और टीसी दीवान में दोस्ती हो गई।
लेकिन धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में लेने का अपना वादा टीसी दीवान अपनी 5वीं फिल्म में ही निभा पाए, और वो भी राजेश खन्ना द्वारा तिरस्कृत हो जाने के बाद। ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा, यहाँ रहकर इन लोगों से दुश्मनी। मुझे दोस्ती या दुश्मनी की चिंता तब होगी चाचा जब मैं यहाँ रहूंगा। मैं आज ही अभी यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों? इन लोगों से डर गए? गुंडे और बदमाशों से डरते हैं बुज़दिल। मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं जिनका स्वाभिमान मर चुका है, जिन्हें अपनी तरक्की की चिंता नहीं, जिनके बीवी बच्चे कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन मुर्दा दिलों के बीच आज कम से कम एक इंसान तो ऐसा आया जिसकी आत्मा जाग रही है। तुम चाहो तो इन मजदूरों में नया जीवन फूंक सकते हो बेटा। जगाया उन्हें जा सकता है जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जागते हुए सोए के समान हो उन्हें कौन चेतना दे सकता है? तुम चाहो तो इनके अंदर की चिंगारी को फूंक मारकर ज्वाला में बदल सकते हो। तुम इनको स्वाभिमान दे सकते हो बेटा। फिल्म रेशम की डोरी का हीरो है अजीत। अजीत एक कारखाने में काम करता है और उसका इस दुनिया में छोटी बहन के सिवा और कोई नहीं है। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम है। मेरी रज्जो की बच्ची, कम से कम मेरे बटन तो लगा दिया कर। अरे ये जो लोहे पत्थर का बदन बना रखा है ना, तो रोज रोज बटन टूटते हैं, अब तो कमीजें भी फटने लगेंगी। भगवान कितनी मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। छी छी छी, कैसी बातें करते हो भैया, कहीं बहन की नजर भी भाई को लगती है। लो मुंह मीठा कर लो, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी? मुंह खोलो। अजीत को हरदम अपनी बहन रजनी के विवाह की चिंता रहती थी। रज्जों के लिए गिरधारी बाबू अपने लड़के की बात कर रहे हैं। कैलाश, वो तो सरकारी नौकरी करता है ना। बड़े बाबू किसी तरह ये रिश्ता तय हो जाए तो रज्जो के भाग जाएगी। बात पक्की ही समझो, रज्जो जैसी सीधी सादी और गुनी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी। लेकिन क्या? दहेज वहेज की बात नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, लेकिन आप किसी तरह ये रिश्ता तय करवा दीजिए। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, बचपन से तुम लोगों को अपना ही माना है। तो ये थी अजीत और रजनी के जीवन की एक झलक। इसके बाद शुरू होती है जिंदगी के तूफानों की कहानी। ये तूफान बसंत पंचमी की बहार में लिपटे हुए चले आए थे। सोना है, चांदी है, मोती है, मूंगा है, गोरी तेरा कंगना। आजा रे सोना है फागुन तेरे बिना। सोना है, चांदी है, मोती है, मूंगा है, गोरी तेरा कंगना। आजा रे सोना है फागुन तेरे बिना। बसंत पंचमी के समारोह में कारखाने के मालिक भी शरीक होने के लिए आए। अरे मालिक, आप हम गरीबों के बीच में। वैसे साहब जो है वो अमीर और गरीब को नहीं मानते, वैसे त्योहार के दिन सब एक होते हैं। हाँ? नमस्ते भाइयों। मोती जी मिठाई बांट दो। बिल्कुल बिल्कुल, लो भाइयों, साहब की तरफ से जी भर के मिठाई खाओ। भाई साहब जरा बांट दीजिएगा। थैंक यू। बसंत पंचमी का समारोह तो केवल बहाना था। बलदेव सेठ के आने का असल मकसद कुछ और था। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, ये उपहार इस त्योहार के मौके पर। मेरा मतलब है ये छोटी सी भेंट
मेरे प्यार की निशानी समझो, ले लो। इतना कीमती हार आप मेरी बहन को अपनी बहन समझ कर दे रहे हैं ना? जी। ओहो अजीत भैया, इसे त्योहार का उपहार समझकर नहीं लेते तो अच्छे डांस का इनाम समझकर ले लो। अगर इनाम देने का इतना ही शौक है तो हमारे मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी हैं, कुछ ऐसे कीमती हार इन्हें भी दे दीजिए। मेरा मतलब है कि मैं तो... मुझे ना समझ मत समझिए सेठ साहब, मैंने जमाना देखा है। अजीत साहब, वो अजीत, मेरा मतलब है कि तुम समझते क्यों नहीं? ये हमारे साहब का सरासर अपमान है जी। अपमान और सम्मान में थोड़ा सा फर्क होता है मोती। हम गरीब अपनी इज्जत बचाना अच्छी तरह जानते हैं। नमस्ते। हवस के मारे इंसान में न शर्म होती है न डर। सेठ का मंसूबा जब सीधे सीधे पूरा नहीं हुआ तो वो गंदी चालों पर उतर आया। ठहरो अजीत, सेठ साहब का फोन आया है कि उस दिन बसंत पंचमी की वजह से काम कम हुआ था, इसलिए आज तुम लोग ओवरटाइम कर लो। ठीक है, कर लेते। अरे सुनो भाई, जाना नहीं, काम 10 बजे तक होगा आज। अच्छा भैया। साजिश का अगला निशाना बनी रजनी। रजनी, गजब हो गया रजनी, अजीत भैया का हाथ मशीन में आ गया। क्या? हाँ, बड़े बाबू और मैनेजर वहीं मौजूद है, तुम जल्दी चलो। रज्जू घबराओ नहीं, इतनी रात को अकेले मत जाओ। लल्ली सुन तो किसी को साथ लेकर जाओ। रज्जू। रजनी भाई के पास दौड़ी, लेकिन बलदेव सेठ के जाल में जा फंसी। भैया, भैया कहाँ है? जहां भी है मेरी मर्जी के खिलाफ हिल नहीं सकता। यह हार मैं तुम्हारे लिए उस दिन लाया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे भैया बीच में आ गए। दिल के अरमान दिल ही में रह गए, लेकिन आज मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि जब ये हार मैं तुम्हारे गले में डालूंगा, हमारे बीच और कोई इस हार को कबूल करके मुझे कबूल कर दो। हमारी जिंदगी बदल सकती है, कपड़े की जगह महल बन सकता है। अजीत को जब सेठ की करतूत का पता चला तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो अपनी बहन की रक्षा करने और उस वासना के दरिंदे को सबक सिखाने के लिए आ पहुंचा। मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। एक मोती तो जानता है, बता कहाँ है मेरी बहन? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? हाँ, मुझे नहीं मालूम। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? बता दो। बुलाओ भगवान को, यहाँ कोई नहीं आएगा। छोड़ दे मुझे, जालिम पापी, छोड़ दे। इस झगड़े में गोली चल गई और फिर कि मुल्जिम अजीत सिंह गंगा सिंह ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मरहूम बलदेव सहाय पर कातिलाना हमला किया, जिसकी वजह से अपना बचाव करते वक्त मरहूम बलदेव की मौत उसके अपने रिवॉल्वर की गोली से हुई। मगर इससे अजीत के गुनाह में कमी नहीं होती, इसलिए यह अदालत अजीत को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। अजीत ने बहन की जिम्मेदारी बड़े बाबू को सौंपी और खुद सजा काटने के लिए चल पड़ा। बड़े बाबू, आप जानते हैं मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। मेरे वापस आने तक इसका ख्याल रखिएगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अजीत, रजनी मेरे बच्चों की तरह है, तुम फिक्र नहीं करना बेटा। भैया, आज रक्षाबंधन है, मुझे भागिन बहन को हथकड़ी वाले हाथों पर राखी बांधनी पड़ रही है। ये कैसा त्योहार है भैया? भैया, बड़े बाबू अजीत को दिया गया अपना वचन निभा नहीं पाए। उनके घर में उनकी पत्नी ने रजनी पर वो अत्याचार किए कि रजनी घर से भागने पर मजबूर हो गई। उधर इन सब बातों से बेखबर
अजीत जेल में सजा काटता रहा। इसी जेल में अजीत से टकराया डाकू शेर सिंह। जानते हो, जब दो देशों में लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के नौजवान हजारों लाखों इंसानों का खून कर देते हैं, मगर तुम्हारा ये समाज और कानून उन खूनियों को सोने चांदी के तमगे देता है। शेर सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है, इसका बराबर इस्तेमाल होना चाहिए। बस मेरे जत्थे में शामिल हो जाओ, मुझे तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत है। मेरे साथियों ने मेरा यहाँ से भागने का इंतजाम भी कर लिया है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी तरह चोरियां करूं, डाके डालूं? नहीं शेर सिंह, मैं अपनी सजा पूरी काट कर ही यहाँ से जाऊंगा। ना समझ, दीवाना है तू। तुझे अपनी बहन का भी ख्याल नहीं? वो बेचारी अकेली है। नहीं शेर सिंह, वो अकेली नहीं है, बड़े बाबू के पास रहती है। परंतु जब बड़े बाबू से अजीत को रजनी के घर छोड़कर चले जाने की बात मालूम हुई तो उसके सारे आदर्शवादी विचार बदल गए। वो जेल से फरार होने के लिए बेकरार हो उठा। शेर सिंह, तुम जेल से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ना? कोई बुरी खबर लाए हो? मेरी बहन घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब इस दुनिया से भरोसा उठ गया है शेर सिंह। मैं इस जेल से किसी भी तरह भाग जाना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, शेर सिंह तुम्हारे लिए जान भी लड़ा देगा। शेर सिंह और अजीत जेल से भाग निकले। पुलिस उनके पीछे थी। इस भागम भाग में शेर सिंह पुलिस के हाथों मारा गया, लेकिन अजीत एक रेलगाड़ी में जा चढ़ा और पुलिस की पकड़ से दूर होता चला गया। इसी रेलगाड़ी में एक और वाकया उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चिल्लाओ, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। निकालो मां, निकालो, जल्दी करो। अगर आप ना आते तो वो हमें लूट ही लेता। कैश और जेवर के साथ साथ इज्जत पे हाथ डालता और हो सकता है जान पे मार डालता। सुनो, ये लो। कैश, जेवर, जान और इज्जत की कीमत सिर्फ 100 रुपया। तो और क्या चाहिए? लाख रुपया? मेरे चाहने की फिक्र न कीजिए मेम साहब। हाँ, इतना जरूर पता चल गया कि आपके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं। अजीब आदमी है। अजीत के कारण जिस हसीना की जान बची उसका नाम था अनुपमा। अनुपमा के नाना एक बड़े मालिक थे और नाना ने अनुपमा को बड़े नाजों के साथ पाला था। नाना जी, मिल का क्या हाल है? बेटी, मैंने 4 साल से मिल की जिम्मेदारी दिनेश को पूरे तौर से सौंप रखी है। अच्छा। इसलिए इनकी मजदूरों की वजह से जो परेशानी होती है, उफ, उसका हाल मैं ही जानता हूँ। ये मजदूर होते ही ऐसे हैं। जी हाँ, उन्हीं के लफड़ों में मैं रह गया, वरना स्टेशन पर आपको लेने के लिए आ रहा था। जी हाँ। रणवीर, आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओगे। सॉरी लाला जी, आज शाम को तो मेरी ड्यूटी मिल एरिया पे है। वो लोग आपको बुलाने के लिए आए थे। ना हम लोग भी वहाँ चले। आप लोग जरूर चलिएगा, बेचारे मजदूर खुश हो जाएंगे। अनुपमा सभी लोगों के साथ मजदूरों के इस समारोह में गई। उधर अपनी बहन की तलाश में भटकता हुआ अजीत भी वहां आ पहुंचा। समारोह सचमुच शानदार था। है जग में जिसका नाम अमर, उस रघुवर के गुण गाता हूँ। इंसानों में भगवान था जो उस राम की कथा सुनाता हूँ। इंसानों में भगवान था जो उस राम की कथा सुनाता हूँ। फूलों की एक वाटिका में वानर ने देखा सीता को, जाकर प्रभु का संदेश दिया जग जननी पुण्य पुनीता को। तब मेघनाद ने
जा पकड़ा और पूंछ में आग लगा डाली। उस अग्नि से बजरंगी ने सब लंका राख बना डाली। उस अग्नि से बजरंगी ने सब लंका राख बना डाली। समारोह के बाद एक हादसा हो गया। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। उत्सव एक दुर्घटना में बदल गया। रावण के पुतले में आग लगाई गई थी, लेकिन अचानक एक भीषण अग्निकांड में वो आग बदल गई। अजीत ने अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे हुए एक आदमी की जान बचाई और यहीं उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आ गया। अरे देखो तो ये कौन है? ये वही आदमी है ना जिसने हमें ट्रेन में बचाया था। बाकेला, अगर बाबा को ज्यादा चोट लगी हो तो उन्हें अस्पताल ले जाना। चलो अनु जी, मैन इज सेव्ड। चलो। शाबाश नौजवान, ब्रेवो ब्रेवो। क्या काम करते हो? मैं काम की तलाश में हूँ। अरे वेरी गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम मुझे कल मिलो, मैं तुमको मिल में नौकरी दिलवा दूंगा। डू यू नो आई एम द सेक्रेटरी ऑफ लाला जी? ही इज इन माय मुट्ठी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके ओके, सी मी टुमारो। अजीत पूरी बस्ती का हीरो बन गया, परंतु उसने अपना असली नाम और परिचय किसी को नहीं बताया। लाश को चिता पर से निकाल कर लाने वाले तुम कौन? मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हो बेटे? घर में कौन कौन है? एक छोटी बहन थी, ना जाने कहाँ खो गई है। उसी की तलाश में भटक रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बहन को ढूंढने निकले हो। जेब में पैसे हैं, भाग्य और ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है? पूछिए तो मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया है। और फिर भी बहन को ढूंढने निकले हो। बेटा, ईश्वर पर विश्वास रखो। उसने ही बहन भाई को जुदा किया है और वही एक दिन मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। देखो, तुम्हें यहाँ नौकरी तो मिल ही गई, कुछ दिन काम करो, पैसे जमा करो, फिर हम बहन को ढूंढने निकलेंगे। हाँ। अजीत रुक गया। वो मिल में काम करने लगा। उसने पाया कि मिल पर मैनेजर और उसके गुर्गों का शिकंजा कसा हुआ है। ये लोग हर तरफ मनमानी कर रहे थे और इन लोगों की करतूतों से मिल लगातार घाटे में जा रही थी। लाला जी, वो बैलेंस शीट लाया था दस्तखत कराने के लिए। भगवान दास जी, बैलेंस शीट ले जाइए। जी। ये क्या नाना जी, आप बगैर देखे दस्तखत करते जा रहे हैं? बेटी, ये ना भूलो, दिनेश मेरे बचपन के दोस्त अमरनाथ का लड़का है। इस पर मेरा पूरा भरोसा है। देखिए तो, मिल में तो घाटा ही घाटा है। ये नुकसान कब से हो रहा है? यही तकरीबन 4 साल से। और आप इसे पूरा कैसे कर रहे हैं? लाला जी की जो टी स्टेट है, उसका प्रॉफिट इसमें एडजस्ट कर लेता है। आप मिल बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इतने सारे वर्कर हमारी मिल में काम करते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे। तो क्या हम लोगों ने कोई यतीम खाना खोल रखा है? दिनेश, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले बताया क्यों नहीं? हमें मिल बंद करनी चाहिए। आज से मिल बंद, उसके लिए खरीदार ढूंढो। मिल बंद होने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। अजीत उर्फ विनोद ने सभी को समझा बुझाकर शांत किया और लालाजी से बातचीत करने का सुझाव दिया। आप सब लोग आइए मेरे साथ। चुप रहो। तुम लोगों ने समझा है कि मैंने धर्मशाला खोल रखी है, लेकिन कान खोलकर सुन लो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं मिल चालू रखकर घाटा उठाता रहूं। मिल बंद नहीं होगी लाला जी। तुम कौन हो? नाना जी, ये वही आदमी है जिसने मुझे ट्रेन में गुंडे से बचाया था। मालिक और मजदूर का रिश्ता वैसा ही पवित्र है जैसा एक परिवार का, और आप इस परिवार के मुखिया हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें हम भी शामिल हैं। अगर आपको मिल चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं तो एक मौका हमें दीजिए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी लाखों रुपए की मशीनें जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे उसे सही सलामत रखेंगे? जो मशीनें हमें रोटी देती हैं, हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे? आप शायद नहीं समझ सकते, मिल हमारे मंदिर हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। नाना जी, तुम लोगों को 1 महीने की मोहलत दे सकते हैं। मजदूरों ने अजित की रहनुमाई में मिल चलाने की जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन इस काम के लिए धन की भी जरूरत थी। अजित ने इसके लिए अनुपमा को पकड़ा। मिल तो आप लोग खुद
खुद चलाने वाले हैं ना? हाँ, लेकिन हनु जी, आपको याद होगा आपने ट्रेन में... ओह, लाख रुपए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज मिल चलाने के लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। विनोद, तुम जैसे स्वाभिमानी आदमी को एक अमीर लड़की के सामने अपनी मजबूरी बताते हुए शर्म नहीं आती? चाचा, मैं... नाना जी इन मजदूरों के बारे में ठीक ही कहते हैं। इन्हें पेट भर खाना मिल जाए तो सर पर सवार हो जाते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं, और भूखे हो तो जान के दुश्मन बन जाते हैं। आप गलत कह रही हैं। जिस देवी की आंखों में मजदूरों के लिए आंसू लबलबाते थे, जिसके दिल में मजदूरों के लिए प्यार भरा रहता था, उसकी बेटी अपने नाना की जहरीली बातें उगल रही। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? तुम्हारी माँ को सब जानते हैं। तुम्हारी माँ की आज भी सब लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि वो गरीब परवर थी, दया की देवी थी, शांति जैसा नाम वैसा स्वभाव। इसीलिए उसने विशाल नाम के एक मजदूर से शादी की। आप विशाल हैं? अनुपमा जी आपकी बेटी है? अनुपमा से बातें करने वाला ये इंसान और कोई नहीं, स्वयं अनुपमा का पिता था विशाल। पिता को पाकर अनुपमा निहाल हो गई। उधर अजित के नेतृत्व में मजदूर भी जी जान से मिल चलाने के काम में जुट गए। पसीने का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगा। गाओ रे गाओ, खुशियां मनाओ, गाओ रे गाओ, खुशियां मनाओ, अब हमको डर कैसा, अपने हाथों अपना नसीबा लिख लो चाहे जैसा, काम का दूजा नाम नसीबा, काम से कर लो प्रीति, चमका पसीना, ये चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। अनुपमा और अजीत एक दूसरे के नजदीक आते गए और अनुपमा अजीत के साथ मिल के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। पहली बार इस ऑफिस में आई हैं, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए? ये सब आपकी मेहनत, आपकी लगन का नतीजा है, जो हमारी मिल ने 2 महीने में इतनी तरक्की कर ली, मजदूरों की जिंदगी ही बदल गई। इस तारीफ और इतनी दिलचस्पी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये सब कुछ आप ही की बदौलत है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत, मेड इन जापान आई थिंक। जी नहीं, ये देशपुर मिल का बना हुआ है। क्या ये हमारे मिल का बनाया हुआ कपड़ा जी है? हाँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। देखिए ना कितना अच्छा टेक्सचर है, और डिजाइन देखिए कितनी जल्दी पॉपुलर हो गई। माफ करना, मैंने आप दोनों को इस ड्रामेटिक पोज में डिस्टर्ब किया, मगर मिस्टर विनोद, आपने मुझे फैंटास्टिक आइडिया दिया है। फैशन पर बंबई में धूमधाम से 36 ब्यूटियों को पेश किया जाए, और फिर अखबारों में मैडम आपकी फोटो छपेगी। आइडिया अच्छा है, लेकिन मैडम आपको मेरा साथ देना होगा। शो आपसे शुरू होगा, आप पर ही खत्म होगा। मिल के द्वारा आयोजित शो में अनुपमा के नृत्य ने 4 चांद लगा दिए। जमान
इस फैशन शो ने अजीत और अनुपमा को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। अभी तक सोए नहीं क्या? जी नहीं, मैं सोच रहा था कि आपकी वजह से शो कितना कामयाब रहा। अब देखिए, अपनी मिल का उत्पादन यकीनन बढ़ जाएगा। हम नई मशीनें लाएंगे, आमदनी बढ़ेगी और मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। क्या जिंदगी में और कुछ भी नहीं है? बहुत कुछ है अनु जी, लेकिन सबके लिए सब कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ अपनी और आपकी बात कर रही थी। आपकी बात अलग है, लेकिन मैं किस काबिल हूँ? जी हाँ, लेकिन कुछ अपनी और मेरी भी तो कही और सुनिए। जी? इतने ना समझ है आप। श्रीमान जी, जरा दिमाग पर जोर दीजिए ताकि वो दिल की बात समझे। देखिए, मेरे पास ना तो दिल है और ना दिमाग। मेरे पास दोनों है। सुनिए, दिल आपका हुआ। इधर जब अनुपमा के नाना को इस फैशन शो के बारे में पता चला तो वे बौखला उठे। उन्होंने तुरंत अनुपमा से जवाब तलब किया। तुम फैशन शो में गई थी, शीला की पार्टी में नहीं। पर नाना जी, पार्टी पहले थी और फिर शो बाद में, और ये शो तो हमारे मिल की तरक्की के लिए था। जब मिल अपनी थी तब उसकी भलाई कभी नहीं सोची। मिल तो आज भी अपनी ही है। उसकी तरक्की होगी तो सारा कर्ज अदा हो जाएगा। और फिर मैंने तो कई चैरिटी शोज में हिस्सा लिया है, कभी अस्पतालों के लिए, कभी स्कूलों के लिए। हमारा शो तो बहुत कामयाब रहा नाना जी। पेश करने की नुमाइश आपसे गलत कहा गया है। दिनेश ने खुद अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, मैंने आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत बिजी थी। आपके होटल में मैंने 2-3 बार फोन भी किया था। होटल? तुम तो शीला के यहाँ रहने गई थी ना? जी नाना जी, लेकिन उसके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसलिए हम लोगों को होटल में रहना पड़ा। विनोद भी वही था? जी, बांके भी वही था। तो तुम बांके के साथ आई हो? नहीं नाना जी, मैं उसके साथ आने वाली थी, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया, तो मुझे विनोद के साथ आना पड़ा। विनोद विनोद विनोद, कई दफा कहा कि मजदूरों से मत मिला करो, लेकिन अचानक तुम्हारे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। विनोद के नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जा रहा है, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर दिनेश, आप इतना गिर सकते हैं मुझे उम्मीद न थी। मिल आपसे छिन गई तो आपने नाना जी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मुझे बदनाम करना भी। आपको शर्म आनी चाहिए। अनु जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर सच बोलने का यही पुरस्कार है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। नमस्ते। अनु, मेरा हुक्म है कि तुम मजदूरों से कोई वास्ता नहीं रखोगी, ना विनोद से मिलोगी। मिल मैनेजर दिनेश को अनुपमा और विनोद बने हुए अजीत का मेलजोल पसंद नहीं था, इसलिए वो जब तब लालाजी को अनुपमा और विनोद के खिलाफ भड़काता रहता था। दिनेश चाहता था कि अनुपमा से शादी करके वो उसकी पूरी जायदाद का मालिक बन जाए। अनुपमा उसके नापाक इरादों को समझती थी और इसीलिए उसने दिनेश को कभी मुंह नहीं लगाया था। और अब तो वैसे भी उसके जीवन में विनोद आ चुका था। तुम यहाँ किस सोच में डूबे हुए थे जो मेरे आने का पता भी नहीं चला? तुम तो मुझसे मिलना, मुझे देखना भी नहीं चाहती। वो सब नाना जी ने तुमसे झूठ बोला है। तो फिर इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं आई? मेरा घर से निकलना बंद किया गया है। ऐसा लगता है कि दिनेश नाना जी से मिलकर हमारे लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि जिस सपने को मैं सच होते देखना चाहती हूँ वो टूट जाए। अनु, सपने ही तो सब कुछ नहीं होते, और फिर तुम ये भी नहीं जानती मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अनु, मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अनुपमा के प्यार ने अजीत के जीवन को एक ठहराव बेशक दिया, लेकिन वो अपनी बहन रजनी को भुला नहीं पाया। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता, अजीत अपनी बहन रजनी की याद में बुरी तरह तड़प उठता। उसे याद आती अपनी बहन, कलाई पर बंधी हुई राखी और राखी के धागों में लिपटा हुआ बहना का प्यार।
उधर घर से निकलने के बाद रजनी भी हालात के थपेड़े खाती हुई न जाने कहां-कहां भटकती रही। इसी भटकन के दौरान उससे आ टकराया था कुंदन। कुंदन कारखाने के मालिक बलदेव का खास चमचा था। उसकी रजनी पर बुरी नजर थी। रजनी उस शैतान से अपने आप को बचाती हुई भाई की टोह लेती रही। भाई से मिलने के लिए चल पड़ी, लेकिन एक बार फिर वो बदमाशों के जाल में जा फंसी। जाने तो मुझे, मैं तो अपने भाई का घर समझकर यहाँ आई थी। मेरे नजदीक मत आओ। रज्जो, मेरी बहन, रज्जो, रज्जो कहाँ खो गई? ये मेरा माल है। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कसम भैया, इसे मत मारो। रजनी के मिल जाने के बाद अजीत के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। जीवन में ढेर सारी खुशियां आ गईं और इन्हीं खुशियों में एक हसीन खुशी थी अनुपमा के प्यार को पा जाने की खुशी। सूरज सा चमके जब तेरा मुखड़ा, माथे पे बिंदिया सजाई क्यों हाँ, लाली बिना होंठ लाल है तेरे, होंठों पे लाली लगाई क्यों, होंठों पे लाली लगाई क्यों, सिंगार की हाय मैं मर जावा, सिंगार की तुझे क्या है जरूरत, तेरा सिंगार तेरा यौवन है, सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद कंचन है, केसू बनाए तो फूल क्यों सजाए, तेरा बदन खुद गुलशन है, सोने के गहने क्यों तूने पहने। अजीत और अनुपमा का प्यार देखकर मिल मैनेजर दिनेश जैसे अंगारों में लौटने लगा। जब बातों से बात बनती हुई उसे दिखाई नहीं दी तो उसने जबरदस्ती पर उतरने का इरादा कर लिया। लाला जी, अनु जी वापस आ गई। वो विनोद से मिलने के लिए गई थी। बुलवाओ उसे। वो विनोद की शय पे काफी आगे जा चुकी हैं। उन्हें अपने भले या बुरे का कोई ज्ञान नहीं। मैं विनोद का खून करवा दूंगा, खून। लाला जी, आज 20 साल पहले का जमाना नहीं रहा। जल्दबाजी और जोश में सब कुछ चौपट हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सलाह दूं। क्या? दिनेश ने अनुपमा के नाना को अनुपमा और अजीत के खिलाफ करने में कामयाबी पाली और लाला जी अनुपमा की शादी दिनेश से करने के लिए तैयार हो गए। ये कभी नहीं हो सकता नाना जी, इसलिए कि ये आपकी नहीं मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं हुक्म दूं तो मैं आपका ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। खामोश रहो। ये तुम नहीं, तुम्हारी आवाज में विनोद की जलालत बोल रही है। ये जलालत नहीं, हकीकत है जो मुझे विनोद से नहीं बल्कि अपनी माँ की भटकती हुई आत्मा से मिली है। मेरी माँ जो आपकी बेटी थी, जिसके लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, जो आपके जुल्म का शिकार बन गई और जिनकी मौत की जिम्मेदारी आप पर है। अन्नू, तुम मुझ पर बहुत बुरा इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम तो ये भी है कि आपने मेरे पिता का खून कराने की कोशिश की। आप समझे कि वो पागल हो गए, मर गए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो जिंदा है और सही सलामत है। क्या? हाँ, और जब मुझे ये सब मालूम हुआ तो मेरा दिल नफरत से भर गया। मैं जा रही हूँ नाना जी। अनुपमा ने विद्रोह कर दिया। इधर दिनेश भी नीचता पर उतर आया। ये मिल का नक्शा है। यहाँ डायनामाइट लगाकर हम मिल को उड़ा सकते हैं और उसके बाद विनोद और उसके साथियों को आसानी से कानून की जाल में फंसा सकते हैं। इसके बाद दिनेश और उसके गुर्गों ने मिल में आग लगा दी।
ये कहानी का क्लाइमैक्स था और यहां भी वही हुआ जो आमतौर पर ऐसी कहानियों के क्लाइमैक्स में होता आया है। दिनेश और उसके साथियों को उनकी करतूतों की सजा मिली। लालाजी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने अनुपमा के पिता विशाल से क्षमा मांगी। अजीत और अनुपमा का मिलन हुआ और बाद में अदालत ने भी अजीत को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। इस तरह एक मिलन की सुखद सिचुएशन पर पहुंचकर फिल्म दी एंड को प्राप्त हो गई। का पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। तो दोस्तों, ये थी निर्माता टीसी दीवान की फिल्म रेशम की डोरी, जिसकी प्रेरणा थी जगत प्रसिद्ध कथाकार विक्टर ह्यूगो का उपन्यास ला मिज़रेबल्स। साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने में निर्माता लोग आमतौर पर हिचकिचाते हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों को तारीफों के तमगे तो बेशक मिल जाते हैं, पैसा लुटाने वाली भीड़ आमतौर पर नहीं जुट पाती। इस नजरिए से रेशम की डोरी भाग्यशाली फिल्म रही। ये सुपरहिट तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कामयाब जरूर थी। अच्छे साहित्य को पर्दे पर उतारने की हिम्मत करने वाले टीसी दीवान जैसे निर्माताओं के लिए इतनी तसल्ली भी कम नहीं है। बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के तहत आज आपने सुनी फिल्म रेशम की डोरी की बातें।